हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, वर्तमान संदर्भ में आर्टिकल 329 भी काफी चर्चा में है, खासा चर्चा में है। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम जानेंगे कि आर्टिकल 329 बी क्या है, ये चुनावी कार्यों में, चुनावी प्रक्रिया में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को कैसे रोकता है और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या वाद हैं जो इस आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। ये आर्टिकल आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी मुख्य परीक्षा के से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले यदि हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दा शुरू होता है एक रिट याचिका से। तो ध्यान रखिएगा, एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। इसने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस याचिका में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि चुनाव आयोग बूथवार मतदाता के जो आंकड़े हैं वो प्रकाशित करे और लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटे के भीतर जो फॉर्म 17C है उसको टैली कराने के जो आंकड़े हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराए। ये पूरा मुद्दा आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा। तो ऐसे निर्देश देने की मांग की थी इस चुनाव याचिका, इस रिट याचिका के माध्यम से ADR के द्वारा। लेकिन चुनाव आयोग ने 329B का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पे ये कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में जो न्यायपालिका का हस्तक्षेप है वो वर्जित है, वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 329B स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में जो आयोग है यानी निर्वाचन आयोग है उसके कार्य में, उसके कामकाज में किसी भी तरीके का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी की दलील पे, इसी दलील के आधार पे जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति SC शर्मा इन्होंने स्पष्ट तौर पे मान लिया और इस दलील से सहमति जताई और यह कहा कि अनुच्छेद 329B के मद्देनजर वर्तमान परिस्थितियों में न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित है। अतः जो ये याचिका थी इसको स्थगित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बात समझ में आई? यहां तक आते आते हम इतना समझ गए हैं कि आर्टिकल 329 भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की वर्जना करता है, वर्जित करता है। ध्यान रखिएगा। अब हम एक बार समझ लेते हैं ये है क्या, पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है। तो यदि हम संविधान के भाग 15 को देखें, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक पूरी चुनाव इलेक्शन कमीशन की शक्तियां, कार्य, मताधिकार को लेके काफी सारे प्रावधान किए गए हैं। यदि हम इन्हीं प्रावधानों के मद्देनजर आर्टिकल 329 को देखें तो ये आर्टिकल 329 के दो पार्ट हैं। एक है आर्टिकल 329A, एक है आर्टिकल 329B। सबसे पहले यदि हम आर्टिकल 329A को देखें तो यह स्पष्ट तौर पे कहता है कि न्यायपालिका को चुनावी जिलों की सीमाओं या सीटों के आवंटन से संबंधित कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। यानी किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कितना क्षेत्राधिकार है किस सीट का, इस पे अगर कोई कानून है, परिसीमन आयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऐसे मसलों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। बात समझ में आई? आर्टिकल 329B ये कहता है कि संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन को लेके या चुनाव के परिणाम को लेके कोई चुनौती पेश की जाती है तो वो एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही पेश की जाएगी। ठीक है जी। तो ये निर्धारित प्रक्रिया क्या होगी? तो इस निर्धारित प्रक्रिया के तहत कहा गया है कि ये रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। ये चुनौती चुनाव याचिकाओं के माध्यम से दी जा सकती है। यहां पे हमें समझना होगा संविधान का 19वां संविधान संशोधन 1966 इसने ये प्रावधान किया था कि चुनाव संबंधित पूछताछ विशेष रूप से उस कानून द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही संबोधित की जाएगी। यानी चुनाव के संचालन से संबंधित, परिणाम से संबंधित या किसी अन्य मुद्दे से संबंधित कोई विवाद है, कोई दिक्कत है, तो ऐसे में कानून द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी, ये कानून द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी चुनाव आयोग हो सकता है, चुनाव आयोग द्वारा गठित अन्य अधिकारी हो सकता है, तो इसको ही ये चुनाव याचिका दी जाएगी। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और विस्तार करता है और यह कहता है
कि हाई कोर्ट को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करने का और उन पर निर्णय लेने का अधिकार है, और ऐसी याचिकाओं के निर्णय के विरुद्ध, यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की याचिकाओं की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के कार्य में जो बाधा उत्पन्न करना है, न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप है, ये संविधान में स्वीकृत नहीं है। संविधान एक तरीके से ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा, बिना किसी हस्तक्षेप के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिकार देता है कि वो काम करे। तो इस बेसिस पे निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप करने का मुद्दा है ये, और आर्टिकल 329 भी इसको रोकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तो ये है पूरा का पूरा मसला, यानी आर्टिकल 329A क्या है, 329B क्या है, बात क्लियर हुई। अब हम बात समझते हैं कि इससे संबंधित बहुत सारे फैसले आए हैं, उन फैसलों के क्रक्स को भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो याचिका दायर की गई, इसके अनुसार जो एडीआर है, ये एडीआर का जो आवेदन है ये चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के समान है, और चुनावी प्रक्रिया पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान सवाल उठाने के समान है। तो ऐसे में ये अवैध होगा यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है निर्वाचन आयोग के मामले में। यहां से इतना मुद्दा यदि स्पष्ट होता है तो इससे जुड़े हुए हम कुछ आर्टिकल्स, कुछ वादों का जिक्र कर लेते हैं कि चुनाव किसे माना जाएगा। तो 1952 में एक पेन्नु स्वामी वाद आया, इसमें यह कहा गया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेके चुनाव के परिणाम के आने तक, यानी इस पूरे के पूरे टेन्योर को चुनाव माना जाएगा। ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया है, और इस चुनावी प्रक्रिया में अदालतों द्वारा किसी भी मध्यवर्ती चरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? यानी जिस दिन से अधिसूचना शुरू होती है, जिस दिन परिणाम आता है, इस पूरे टेन्योर को चुनाव माना जाएगा, चुनाव प्रक्रिया मानी जाएगी, और इस टेन्योर के बीच में न्यायपालिका चुनाव आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसा ही एक वाद आया वेंकटचलम मामला। बेसिकली हालांकि इसमें यह कहा गया कि यदि मामला आर्टिकल 191, आर्टिकल 193 यानी संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई मामला है तो ये इसमें नहीं आता है, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती अयोग्यता के संबंध में। ये एक अपवाद बता दिया गया। साथ ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, अलग अलग मामलों में इसको डिसाइड किया गया है कि अधिसूचना से लेके परिणाम तक। एक और मामला आया था 1985 में, इंद्रजीत बरुआ। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। मतदाता सूची को तैयार करने को चुनाव की परिभाषा से बाहर कर दिया गया था, और यह कहा गया था कि मतदाता सूची में दोष होने के चलते चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। बात समझ में आई? यानी इस तरीके के तमाम मामले आए जिसमें यह डिसाइड किया गया कि भाई चुनाव प्रक्रिया किसे माना जाएगा, जिस टेन्योर में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 329B के तहत। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहा गया है 2007 में एक मामला आया गुजरात राज्य का, चुनाव याचिकाएं केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत दायर की जा सकती हैं, किसी रिट याचिका के माध्यम से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यदि कोई चुनाव याचिका दायर की जा रही है कोर्ट में तो वो रिट याचिका के माध्यम से नहीं जाएगी, बल्कि चुनाव याचिका यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से वो याचिका जाएगी। और ये चुनाव याचिका भी केवल चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त उम्मीदवार ही चुनाव याचिका दायर कर सकता है। तो इस तरीके के तमाम फैसले आए हैं, और इस संदर्भ में हमें 329 के इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 329B कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रोक टोक के, एक तरीके से संपूर्ण शक्ति के साथ चुनाव करवाने की आजादी देता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में निर्वाचन आयोग का सशक्त होना, स्वतंत्र होना, निष्पक्षता से काम करना, बिना किसी हस्तक्षेप के काम करना जरूरी है। क्योंकि यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायपालिका पे लगातार हस्तक्षेप होता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगातार हस्तक्षेप होता रहा, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस की पूरी प्रक्रिया को
नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 329 भी काफी चर्चा में था। पूरा का पूरा डिबेट इस आर्टिकल पे हुआ है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आर्टिकल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। में धमाका सेल चल रही है। यदि आप 31 मई तक एडमिशन लेते हैं तो आपको यह बैच मात्र 25,999 में मिल रहा है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LD Live LDLIVE LD Live कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। इसके साथ ही आप यदि ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो इस पे भी सेल चल रही है। हिंदी माध्यम में इतिहास, PSIR, हिंदी लिटरेचर और भूगोल, ये सारे वैकल्पिक विषय अवेलेबल हैं। अगर 31 मई तक एडमिशन लेते हैं तो 14,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। LD Live कोड का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।